सभी आज हम देखने वाले हैं कॉलोनी सीजन 2। इस बार कहानी की शुरुआत एलियंस के इन्वेजन करने वाले दिन से होती है, जब सबकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। सबसे पहले ब्राउनमैन फैमिली यानी कि विल, ग्रेसी, चार्ली और ब्रैन को दिखाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विल एलियन इन्वेजन से पहले एफबीआई में अपनी पार्टनर डेवोन के साथ काम करता था। एंड बात करें डेवोन की, तो वो विल की पार्टनर होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी है। जब विल डेवोन के साथ अपने काम पर जाने लग जाता है तो केटी उससे कहती है, एक काम करना, मैं चार्ली को उसकी क्लासेस के लिए छोड़ आऊंगी और तुम लौटते वक्त उसको पिकअप करना, ठीक है? विल भी कह देता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा, नहीं भूलूंगा। फिर वो डेवोन के साथ चला जाता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि आसमान से ना कुछ स्पेसशिप्स धरती की तरफ आ रही हैं। इसी के साथ ये सीन हो जाता है कट। अगले सीन में हम स्नाइडर को देखते हैं। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। इससे मिलने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। वो स्नाइडर के पूछने पर उसे बताते हैं कि तुम्हें इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एडवांसमेंट की तरफ से चुना गया है, यानी कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्नाइडर को चुना गया है। अब कुछ देर सोचने के बाद स्नाइडर इसके लिए हाँ कर देता है। उधर दिखाते हैं दूसरी ओर तो ब्रूस छुट्टी लेकर अपने घर आता है। उन्हें उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो ब्रूस ने अपनी माँ की देखभाल के लिए एक केयर टेकर को रखा होता है। ब्रूस अपनी माँ से मिलने के बाद ऐसे ही बाहर टहलने के लिए आ जाता है। अब दूसरी ओर विल और डेवन को पता चलता है कि पिछली रात 7 वीआईपीज एलए से अचानक कहीं गायब ही हो गए हैं। और फिर उन्हें ढूंढने का काम विल, डेवन और कुछ और डिटेक्टिव्स को दिया जाता है। विल का सीनियर कहता है कि हमें इस मामले को ज्यादा शोर मचाकर नहीं करना होगा, चुपचाप इसको सॉल्व करना होगा, नहीं तो लोग पैनिक करेंगे और ये खबर बाहर आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। उनमें से एक वीआईपी का पता लगाने के लिए डेवन और विल निकल पड़ते हैं। ये लोग पहले उस वीआईपी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे के कांच में गोली के निशान को देखकर पहले तो ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अंदर जाते हैं। वहाँ विल एक कैमरे को देखकर ही समझ जाता है, यहाँ पर जो वीआईपी था वो इस वक्त अचानक से कुछ लोगों का हमला होने की वजह से बहुत डरा हुआ है और अपने पैनिक रूम में बैठकर इस कमरे के जरिए सब कुछ देख रहा है। एंड विल भी उस कैमरे में देखकर कहता है कि देखिए, हम आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, जो लोग आपको मारने आए थे वो जा चुके हैं। साथ ही विल और डेवन अपना एफबीआई का कार्ड भी दिखाते हैं। एंड तब जाकर वो वीआईपी बाहर आता है। वो अपना नाम थॉमस बताते हुए कहता है कि कुछ लोगों ने आकर मेरी मेड को मार डाला, मैं किसी तरह छुपकर पैनिक रूम में चला गया। फिर उन लोगों ने 20 मिनट तक खोजबीन की और चले गए। अब यहाँ स्नाइडर को दिखाते हैं तो वो उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर एक्सेप्ट करके उन लोगों के साथ तुरंत एक जगह पर आता है, जहां वो एक एलियन को अपने सामने देखता है। और ये सब कुछ देखने के बाद स्नाइडर से फैसला लेने को कहा जाता है और वो जाकर अपनी बेटी को जबरदस्ती कुछ लोगों की मदद से अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसने तो अपनी बीवी को भी छोड़ दिया था। असल में स्नाइडर को पता चल गया था कि थोड़ी देर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसमें ज्यादातर लोग मारे जाएंगे, बचेंगे तो सिर्फ कुछ ही लोग। शहर में अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और अचानक से पावर कट हो जाना और गाड़ियां चलते चलते बंद हो जाना, इन सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और ये सारी चीजें जब विल देखता है तो उससे भी ये समझने में देरी नहीं लगती कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर ब्रूस को भी एक कॉल आता है और वो कैटी को अपना नया पता देकर वहां से तुरंत चला जाता है। और ये चीज कैटी तब समझ जाती है जब ब्रूस खुद उसे फोन करके कहता है, जितना जल्दी हो सके बच्चों को लेकर घर पहुंचो। बस फिर क्या था, कैटी जल्दी से पहले ग्रेसी को पिक करती है और रास्ते में वो अपनी बहन मैडी को भी इस बारे में बता देती है। साथ ही बोलती है कि तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाओ। इसी बीच रास्ते में बाकी लोगों की तरह केटी की गाड़ी भी बंद पड़ जाती है, इसलिए उसको ना चाहते हुए पैदल ग्रेसी के साथ ब्रैन के कॉलेज जाना पड़ जाता है, जहाँ से ब्रैन को लेने के बाद उसे चार्ली को पिकअप करना होता है। पर उसका स्कूल काफी दूर था, इसलिए वो सीधा घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ देर में विल भी पहुंचकर चार्ली को लेने के लिए निकल जाता है। साथ ही कैटी के घर मैडी भी अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है। अब ये सभी लोग घर के अंदर बहुत डरे सहमे चुपचाप बैठे होते हैं। पूरे शहर में सिर्फ एलियंस ड्रोन्स ही दिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्नाइडर अपनी बेटी को एक सेफ जगह लेकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गवर्नर हेलन से होती है, जो कि स्नाइडर से कहती है कि आज से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जिसमें हम जैसे लोग राज करेंगे। इधर ब्रूस अपने कुछ लोगों से मिलता है, पर जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाने के लिए उन लोगों से मिलकर निकलता है, तभी अचानक से वो बिल्डिंग ही पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है। और उस बिल्डिंग में ब्रूस के साथी थे, पर कोई नहीं बचता। दरअसल ब्रूस मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, तो उसको ये लग रहा होता है कि कहीं ये किसी तरह की वॉर सिचुएशन तो नहीं, और मुझे कुछ और ही बता दिया है मिलिट्री ने।
मतलब वो ये सोच रहा है कि मिलिट्री ने उसको सच नहीं बताया। एंड साथ ही साथ ब्रूस अपनी माँ को बचाने में भी नाकामयाब हो जाता है, यानी कि उनकी भी मौत हो जाती है। यहाँ विल जब चार्ली को लेने जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि अचानक से शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो गई है जिसे पार कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, और उस दीवार के पार उसका बेटा चार्ली रह गया। चार्ली को खोकर वो काफी दुखी होता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर अब ब्रायन को पकड़ लिया गया है और उससे मिलने के लिए कैटी आ जाती है। दोस्तों ब्रायन को कब पकड़ा गया आप सोच रहे हो, तो ब्रायन को पहले सीजन में पकड़ लिया गया था आखिरी में। कैटी आकर उसको बताती है कि विल चार्ली को लेने सेंटा मोनिका ब्लॉक गया हुआ है और मैं भी तुम्हें जल्द यहाँ से निकालूंगी। इसी के साथ कहानी विल की तरफ मुड़ जाती है, जो कि सेंटा मोनिका ब्लॉक में चार्ली के बारे में उसकी फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वो तो उसको लूटने के साथ साथ काफी ज्यादा मारते भी हैं। मार खाने के बाद विल किसी तरह उठकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसको एक घर में डेवॉन मिलती है, जिसे वहाँ पर देखते विल उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, मेरी मदद करो। अगली सीन में हमें 1969 का समय दिखाया जाता है, जब पहली बार साइंटिस्टों को अंतरिक्ष से कुछ सिग्नल मिले थे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कैटी जब ब्रायन से मिलने के लिए दोबारा जाती है तो उसको पता चल जाता है कि ब्रायन को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ कैटी को ये डर लगता है कि कहीं उसके बेटे को फैक्ट्री तो नहीं भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जाता है वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। और अब क्योंकि कैटी की बहन मैडी इस वक्त कॉलोनी के ग्रीन जोन एरिया में नोलन के साथ रह रही होती है, तो कैटी ब्रायन का पता लगाने के लिए मैडी से मदद मांगती है। वो कैटी को कहती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, ब्रायन को कुछ नहीं होगा, हम सभी उसको बचा लेंगे, मैं आज ही नोलन से बात करूंगी। इसके बाद कैटी अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ सीक्रेट्स कैमरा लगे हुए हैं और उन कैमरों की मदद से जेनिफर लगातार उस पर नजर बनाए रखी हुई होती है। अब क्योंकि जेनिफर का बॉस भी बदल गया है तो उसका नया बॉस बेनेट उससे मिलने के लिए बुलाता है। बेनेट जेनिफर से विल और ब्रूस के बारे में पूछता है। विल के बारे में तो फिर जेनिफर बेनेट से बता देती है, लेकिन ब्रूस के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो सच में नहीं जानती कि ब्रूस है कहाँ पर। लेकिन इस पर बेनेट उसको धमकी दे देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और तुम्हें मैं उन चीजों से नहीं जानूंगा जो तुमने पहले की है, बल्कि तुम्हें उन चीजों से परखूंगा जो तुम अब करोगी। इसके बाद जेनिफर घर पहुंच जाती है तो रेड हैट यानी कि उसके ही डिपार्टमेंट के लोग उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं। जाहिर है उस पर शक किया जा रहा है। इस तरफ मैडी नोलन से ब्रायन का पता लगाने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में कैसे भी करके मान जाता है। उधर ब्रायन को फैक्ट्री के अलावा एक लेबर कैंप में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो माया नाम की एक लड़की से मिलता है। अब इस लेबर कैंप के नियम भी काफी सख्त होते हैं। यहाँ का वार्डन बताता है कि अगर कोई भी काम के अलावा कुछ और करते हुए दिखा तो पहले तो उसको अच्छे से धोया जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। अब विल को दिखाते हैं तो वो भी सेंटा मोनिका ब्लॉक में डेवोन से अपने बेटे चार्ली को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए डेवोन तैयार हो जाती है। वो बताती है कि चार्ली जैसे बच्चों से सोलोमोन नाम का आदमी चोरी वगैरह करवाता है, वही चार्ली का पता बता सकता है। तो ये लोग सोलोमोन से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विल की ट्रांसिट पास के बदले तब उसको चार्ली का पता बता देता है। लेकिन साथ ही वो विल से ये भी कहता है कि अगर चार्ली ना जाना चाहे तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि यहाँ की सड़कों में लूटपाट करना उसको ज्यादा पसंद है, वो मेरा सबसे बेस्ट चोर है। बस फिर क्या था, विल चार्ली के पास पहुंच जाता है, जो कि अपने जैसे बच्चों के साथ मिलकर एक औरत को लूट रहा होता है। यहाँ विल चार्ली को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे उसका बच्चा मिल गया। मगर चार्ली अपने पिता को देखकर काफी सरप्राइज था। पहले तो विल चार्ली को गले लगा लेता है। अब इस तरफ कैटी को दिखाते हैं, जो नोलन से खुद बात करने के लिए जाती है ताकि वो ब्रायन के बारे में उससे बात कर पाए, जो चीज मैडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि मैं बात कर तो रही थी, तुम बीच में क्यों आ रही हो, और इसके लिए वो कैटी को काफी सुनाती भी है। वहीं उधर जिस लेबर कैंप में ब्रायन था, उसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि स्नाइडर ही होता है, जो कि जाहिर है ब्रायन को अच्छे से जानता भी है। लेकिन उसने ब्रायन को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं सेंटा मोनिका में चार्ली सोलोमोन के पास वापस भागने की कोशिश करता है, जिसे डेवोन पकड़ लेती है। एंड विल के पूछने पर पता चलता है कि चार्ली के साथ सोलोमोन ने काफी सारी जाति की थी, और उसने चार्ली के अंदर इस कदर डर बैठा दिया है कि चार्ली उससे दूर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ जानकर विल का खून खौलता है और वो निकल जाता है उस सोलोमोन को सबक सिखाने। फिर वो सोलोमोन के अड्डे पर पहुंचकर पहले तो उसके आदमियों को और फिर उसको जान से मार डालता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को रेड हेड्स के रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में देखते हैं, जहां पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और कुछ लोग सभी रेड हेड्स और भर्ती होने आए लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। और ये नकाबपोश लोग जो गोलियां चला रहे हैं, ये खुद को रेड हैंड्स कहते हैं, और ये ग्रुप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है और ये काफी ज्यादा वायलेंट भी है। यहाँ रेड हैंड्स रेड हेड सोल्जर्स के साथ बाकी आम लोगों को भी मार डालते हैं
दूसरी ओर बेनेट जेनिफर को ब्रूस को जल्दी से ढूंढ निकालने के लिए कहता है और इसके लिए जेनिफर कैटी से मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि कैटी ब्रूस की अच्छी दोस्त होने के साथ साथ रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा भी थी। पर वो जेनिफर से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि ब्रूस कहाँ पर है। एंड इस पर जेनिफर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मुझे मजबूर होकर अपने बॉस को तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बताना होगा। जवाब में कैटी जेनिफर को बताती है कि तुम लोगों के ऑफिस में एक छोटा सा बग ड्रोन मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस को सारी जानकारी देता है कि कब तुम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हो। आगे वो बोलती है कि मैं अभी सिर्फ इतना जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और अब ड्रोन का पता चलते ही जेनिफर ऑफिस में उसको ढूंढने निकल जाती है। उसके मिलने के बाद वो उसको बेनेट को दिखाती है। जेनिफर फिर यहाँ बेनेट से बताती है कि ये खबर मुझे मेरे एक सोर्स ने दी थी और अब बेनेट को जेनिफर के उस सोर्स के बारे में जानना होता है, जिस पर जेनिफर कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो सोर्स मेरे अलावा किसी और को नहीं बताएगा और अभी मैं ब्रूस का पता लगाने में लगी हुई हूँ, जल्दी उसका पता लग जाएगा। इसके बाद हम लेबर कैंप में ब्रायन को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ लोग हमला करके उसके जूते चुरा लेते हैं। अगली सुबह माया ब्रायन को एक अच्छे आदमी की तरह इशारा करते हुए बताती है, कल इसी ने तुम्हारे जूते चुराए थे। तो बस ब्रायन उस आदमी से पूछने के लिए चला जाता है, पर वो आदमी सीधा ही ब्रायन को मारना शुरू कर देता है, जिस चीज को वहां पर आकर स्नाइडर रोकता है। और ब्रायन को ये समझने में देरी नहीं लगती कि माया ने उससे झूठ बोला था, पर उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि माया ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। दूसरी ओर कैटी से मिलने के लिए मैडी आती है, जो उसे खबर देती है कि ब्रायन फैक्ट्री में नहीं है बल्कि लेबर कैंप में है, जहां से उसे नोलन किसी तरह जरूर निकाल लेगा। एंड इसी के साथ कहानी सेंटा मोनिका ब्लॉक की तरफ मुड़ जाती है, जहां विल ने सोलोमोन को तो खत्म कर दिया है, पर उसे अब यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके, क्योंकि अब उसके पीछे और भी लोग आ जाएंगे। इस पॉइंट पर डेवोन भी विल के साथ एलए जाने के लिए बोलती है। अब होता ये कि विल का जो पास था वो तो उसने पहले सोलोमोन को दे दिया था, जिसे उसने किसी और को बेच दिया। तो अब विल चार्ली और डेवोन के साथ एक आदमी से मिलने जाता है, जो उन्हें दीवार पार करवाकर दूसरी तरफ एलए ब्लॉक में पहुंचा देगा। वो बताता है कि मेरे ड्रोन्स दीवार पर रस्सी लगा देंगे, जिससे हमें चढ़कर पार करना होगा। अब दोस्तों इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो ये लोग चल पड़ते हैं दीवार को रस्सी के सहारे चढ़कर पार करने के लिए। इस तरफ लिंडसे नाम की एक टीचर ग्रेसी को एक न्यू चर्च के बारे में बता रही होती है। एक तरफ से वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है कि कैसे एलियंस ने हमारी मदद की। एंड यहाँ लेबर कैंप में स्नाइडर ब्रायन को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, पर इसके बदले तुम मेरे जासूस बनकर यहाँ पर रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हो सकते हैं और तुम्हें बस मुझे उनकी खबर देनी होगी। ब्रायन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि उसे बस कैसे भी करके अपने घर जाना है। इस तरफ दीवार पार करके विल, चार्ली और डेवन भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है, जो कि इन्हें गाइड करके उस तरफ ले जाने वाले आदमी को और डेवन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। पर वो विल और चार्ली को कुछ नहीं करता। एंड कुछ देर देखने के बाद वहाँ से वो ड्रोन चला जाता है। फिर जल्दी से विल और चार्ली दीवार को पार करके कैटी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें गवर्नर जनरल हेलन को दिखाया जाता है, जो कि एलए ब्लॉक को अपने फायदे के लिए खत्म करने की बात करती है, पर कई लोग उसके इस प्रस्ताव के खिलाफ भी होते हैं और ये सब कुछ हो रहा था नोलन की वजह से। हेलन का मकसद है कि वो कई ब्लॉक्स को एक साथ खुद कंट्रोल करे, मगर यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। सीन चेंज होता है और हमें ब्राउमैन फैमिली को दिखाया जाता है। चार्ली के वापस आने से ग्रेसी बहुत खुश होती है, पर जब कैटी विल को बताती है कि ब्रायन को अरेस्ट कर लिया गया है और वो इस वक्त लेबर कैंप में है, जिसे नोलन ने बाहर निकालने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनते ही विल एकदम गुस्सा हो जाता है और वो इन सब के लिए कैटी को दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस और ब्रूस का साथ दिया था और विल को झूठ बोला था। और इनकी ये जो भी बातें हो रही है, इनकी जो भी हरकतें हो रही है, उन पर कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, जो कि जेनिफर कर रही है। और अब जेनिफर भी ब्रूस का पता नहीं लगा पाती, तो इसके लिए बेनेट एक नए ऑफिसर बॉब को इस काम के लिए लेकर आता है, जो कि आते ही उल्टा जेनिफर से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। और जल्द ये साफ हो जाता है कि जेनिफर अभी थोड़ा ही एक्सपीरियंस्ड है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इस पर पता नहीं बेनेट को शक ये होता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रही है, इसलिए जेनिफर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कि उसका डिमोशन कर दिया जाता है। अब उसको इससे छोटी पोस्ट मिलेगी। हालांकि जाने से पहले जेनिफर ब्राउमैन फैमिली का सारा डाटा डिलीट कर देती है। एंड इधर जब लिंडसे ग्रेसी को पढ़ाने आती है, तो चार्ली आग लगाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है, जिससे सच में डरकर लिंडसे वहां से भाग जाती है। पर चार्ली की इस हरकत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच विल देखता है कि फायर अलार्म के अंदर उन्हें स्पाई करने के लिए कैमरा लगाया गया है। एंड इस बारे में वो बाथरूम में कैटी से बताता है और कहता है,
हम कोई भी जरूरी बात बाहर नहीं करेंगे, समझी। एंड दूसरी ओर जेनिफर अपने घर आ जाती है, जो कि अपने डिमोशन से काफी ज्यादा दुखी होती है। पर यहाँ उस पर भी अब कैमरे से नजर रखी जा रही है। इनफैक्ट वही नहीं बल्कि ब्लॉक के सभी लोगों पर घर में स्पाई कैमरास लगे होते हैं ताकि उन पर नजर रखी जा सके। आगे हम ब्रूस को उसके कुछ साथियों के साथ देखते हैं, जिसमें मॉर्गन, विलियम और बीबी शामिल हैं। ये लोग इस वक्त वांटेड होने की वजह से अभी अंडरग्राउंड ही थे और इन्होंने एक ऐसा गॉन्टलेट बनाया होता है जो कुछ देर के लिए एलियन ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। ऐसे एक ड्रोन को डीएक्टिवेट करके मॉर्गन उसमें एक ट्रांसमीटर और कैमरा लगा देती है ताकि जो भी ड्रोन देख रहा है उसे ये लोग देख सके। एंड इस काम में ये लोग कामयाबी हो जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि जहां पर से वो ड्रोन आया था वहां और भी ढेर सारे ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, वो भी हजारों की तादाद में। साथ ही उस जगह से काफी अजीब आवाज भी आ रही थी। दूसरी तरफ लेबर कैंप के कुछ लोग छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जाहिर है यहाँ पर बगावत की शुरुआत हो चुकी है और जिन्होंने अभी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है उन्हें वार्डन और स्नाइडर को कैसे भी करके पकड़ना होगा। हालांकि छोटा सा ब्लास्ट था तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। एंड इस तरफ विल कैटी से कहता है कि घर में कैमरा है, इसलिए अब हम इस तरह बाहर बातें नहीं करेंगे। इसका ये भी मतलब है कि जो इन कैमरों में हमको देख रहा है उन्हें सब पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा से रेड हेड्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें रिस्क तो है, लेकिन वो लोग तो मतलब जो कैमरे में हमको देख रहे हैं वो लोग वैसे भी मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पहले अब जेनिफर से बात करनी होगी। कैटी से सब कुछ कहकर विल निकल पड़ता है रेड हेड्स के ऑफिस, जहां उसको देखते ही डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया जाता है। एंड यहाँ बॉम्ब किसने लगाया इस बात को जानने के लिए वार्डन सभी लेबर कैंप वर्कर्स को धूप में खड़ा करके टॉर्चर कर रहा होता है, जिसमें ब्रायन भी होता है। गार्ड जैसे ब्रायन को मारने जाता है तो वैसे वहां पर स्नाइडर आकर उसको रोक देता है। साथ ही वो वार्डन से कहता है कि मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा, तुम्हें इस तरह किसी को मारना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो ब्रायन को अकेले में ले जाकर कहता है कि पता करो ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने और क्यों किया। वादा करता हूँ जल्दी तुम्हें अपने परिवार के पास भेज दूंगा मैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं तो विल से पूछताछ करने के लिए खुद बेनेट आता है, जिससे विल बस एक ही बात कहता है कि मैं ब्रूस को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही बेनेट विल को उसका बैज और गन लौटा देता है। विल को बॉब के साथ एक पार्टनर के तौर पर काम करना होगा। यहाँ विल बॉब से जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर बॉब कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, फिलहाल जब से आया हूँ इस नाम का तो मैं किसी से भी नहीं मिला। यहाँ कैम्प में ब्रायन को पता चल जाता है कि उस दिन माया ने उसे इसलिए पिटवाया था ताकि वो पक्का कर सके कि स्नाइडर ब्रायन का साथ दे रहा है या फिर नहीं। और फिर स्नाइडर ने ब्रायन को बचाकर ये बात पूरी तरह कंफर्म कर दी थी। इस पर ब्रायन माया से कहता है कि मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं हूँ जिसके पास बताने के लिए कोई राज नहीं है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे पता है कि ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा भी पूरा हाथ है और तुम अच्छी तरह जानती हो किसने करवाया। मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे स्नाइडर को बताना पड़ेगा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया। बाकी स्नाइडर तो मुझ पर भरोसा करता ही है, और रही बात खतरा लेने की तो दीवार के अंदर टनल से आना इससे भी बड़ा खतरा था। एंड इस पर माया ब्रायन को दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इनका नाम स्नाइडर को दे दो और उससे बोल देना कि ये ब्लास्ट इन्होंने जेल से भागने के लिए किया था पर नाकामयाब हो गए। एंड माया के कहने पर ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही कर देता है। बस फिर क्या था, जैसे ही वार्डन को पता चलता है कि दो लोग इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे तो वो तुरंत सबके सामने उनको गोली मार देता है। उधर विल हर तरफ जेनिफर को ढूंढने में लगा हुआ है पर उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। एंड इस चीज को लेकर उसकी बॉब से भी बहस हो जाती है, लेकिन बॉब थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है, वो विल को कुछ नहीं बताता। इसी बीच विल के ऑफिस में रेड हैंड की तरफ से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और ये घटना काफी चौंकाने वाली होती है। रेड हैंड काफी तेजी से अपने मकसद की तरफ किसी की जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि माया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर थी जो कि ब्रायन को अपने एक साथी से मिलवाती है। अब ब्रायन भी माया का साथ देना चाहता है तो वो उसको बता देता है कि स्नाइडर किसी तरह के बड़े शिपमेंट की बात कर रहा था और वो क्या है इसका अंदाजा तो अभी ब्रायन को भी नहीं है। कैटी इधर ब्रायन के बारे में बात करने के लिए मैडी के पास जाती है। उसे बस ये जानना है कि ब्रायन अभी सही सलामत है या फिर नहीं। एंड कैटी की तसल्ली के लिए मैडी उसे एक पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन डाटा दिखाती है जिसमें ब्रायन का डाटा लेबर कैंप वाले कॉलम में मौजूद होता है। यहाँ ये डाटा ये भी बताता है कि कहाँ पर किस वक्त में कितने और कौन लोग मौजूद हैं, और ये सारी चीज मैडी को नोलन ने दिखाई थी। अब इस डाटा से ब्रायन सही सलामत है ये तो पक्का हो जाता है, लेकिन मैडी की गैर मौजूदगी में कैटी ये डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करके चुरा लेती है। आगे हम देखते हैं कि विल अपनी पहचान के एक आदमी से कैटी के बार में इंस्टॉल सारे कैमरास निकलवा देता है। फिर कैटी उसे मैडी के घर से कॉपी के डाटा के बारे में बताती है। फिर जब ये लोग वो फाइल अपने कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन होती नहीं। एंड इसके बाद विल अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन तो नहीं होती, तो किसी तरह छिपकर वो जेनिफर के दोस्त बेट्सी से मिलता है और उससे जेनिफर के बारे में पूछता है, जिस पर
बैट्सी उसे बताती है कि इन लोगों ने जेनिफर को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया है और अब वो कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, बैट्सी की मदद से होमलैंड डिपार्टमेंट यानी कि रेड हेड्स की कुछ फाइल्स विल ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है, जिसको देखते विल तो पहले जल्दी से पेन ड्राइव छिपाता है, लेकिन बॉब को यहाँ पर बैट्सी पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसकी शिकायत करके उसका भी ट्रांसफर करवा देता है। मतलब अब वो भी जेनिफर की तरह कहीं गायब हो चुकी है। उधर लेबर कैंप में इंस्पेक्शन के लिए नोलन आता है। अब क्योंकि इस ब्लॉक का डेप्यूटी प्रॉक्सी था तो उसका यह हक था, एंड नोलन का स्नाइडर अच्छे से स्वागत भी करता है। नोलन के साथ मैडी भी आई हुई है ताकि वो ब्रायन से मिल सके। वो ब्रायन से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें निकालने में लगे हुए हैं, एंड ये सुनकर ब्रायन गुस्से में चला जाता है। इस तरफ नोलन और स्नाइडर की बातों से पता चल जाता है कि नोलन यहाँ पर ग्लोबल अथॉरिटी के उस खास शिपमेंट को देखने के लिए आया है और स्नाइडर को फिर उसे दिखाना ही पड़ता है। नोलन के साथ साथ हम भी देखते हैं कि ये शिपमेंट दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है और ये सब किसी तरह के ह्यूमन कैप्सूल्स होते हैं। उधर दिखाते हैं तो बीबी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां शुरू होती है। अब उस वक्त ब्रूस भी नहीं होता तो मदद के लिए मॉर्गन चिप चिपका कर कैटी के पास मदद के लिए आती है, एंड कैटी जब बीबी के बारे में सुनती है तो उसे देखने के लिए मॉर्गन के साथ जाती है। जहां जैसे वो उसकी हालत को देखती है तो तुरंत विल को फोन लगाकर कहती है कि चार्ली की तबीयत खराब हो गई है, अचानक से तुम प्लीज कार लेकर जल्दी पहुंच जाना। विल तुरंत वहां पर कैटी के पास पहुंच जाता है जो उसको पूरी सच्चाई बताती है और ना चाहते हुए भी विल फिर बीबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों कैटी ने चार्ली पहले इसीलिए कहा था क्योंकि अगर वो चार्ली का नाम नहीं लेती तो विल तो आता ही नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बेटी चार्ली का नाम लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है ताकि विल को भी लगे कि बच्चे को बचाने के लिए आना है। लेकिन जब विल को यहाँ पर पता चलता है कि बीबी की तबीयत खराब है तब उसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर वो एक डॉक्टर को ग्रीन जोन से जबरदस्ती लेकर आता है जो कि बीबी को चेक करके बता देता है कि इसे रेडिएशन की वजह से कैंसर हो गया है और ये मुश्किल से 48 घंटे जिंदा रह पाएगा। और ये रेडिएशन बेबी को तभी लगा होगा जब वो एलियन टैग यानी कि उस गॉन्टलेट पर काम कर रहा था। एंड बेबी को जब अपनी मौत का पता चलता है तो वो अपनी आखिरी इच्छा विल से कहता है कि मैं अपने घर में एक सिपाही की मौत मरना चाहता हूँ। विल भी उसे उसके घर ले जाकर उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार बीबी के सर पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ लेबर कैंप में नोलन और मैडी के जाने के बाद स्नाइडर हेलन को फोन करके बताता है कि नोलन की नजर ग्लोबल शिपमेंट पर है और वो डेप्यूटी प्रॉक्सी से गवर्नर जनरल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे ब्रूस कैटी से मिलता है और उससे बीबी की मौत का पता चल जाता है जिससे उसे भी बहुत दुख होता है, पर वो क्या ही कर सकता था। एंड बीबी की मौत के बाद से विलियम का भी ब्रूस पर से पूरा विश्वास उठ जाता है। वो देखता है कि पूरे ब्लॉक में उसके और मॉर्गन के वांटेड पोस्टर्स लगाए हुए हैं। अगले सीन में हम सोनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे एक ग्रीन जोन गेट में भेज देती है। असल में उस लड़की की बॉडी पर बॉम्ब बंधा होता है जिसके वहां पर पहुंचते ही सोनिया रिमोट का बटन दबाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। असल में दोस्तों सोनिया भी उसी रेड हैंड ग्रुप की मेंबर है। आगे हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है। विल कैटी को जेनिफर और बैट्सी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रेड हेड का डाटा पूरा नहीं ले पाया। यहाँ कैटी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो मैडी के घर की पॉपुलेशन डेटा के फाइल को ओपन कर सकता है। असल में दोस्तों वो यहाँ पर ब्रूस की मदद लेने की बात कर रही है, पर यह बात तो विल को मंजूर नहीं होती, मगर ब्रायन की सलामती के लिए वो इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विल जब ऑफिस पहुंचता है तो जो ग्रीन गेट पर ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है, रेड हैंड को कौन चला रहा है, ये पता लगाने का काम उसको मिलता है, जिसमें बॉब भी उसके साथ होता है। एंड बॉब और विल को जल्दी अब सोनिया का पता चल भी जाता है, जिसे पकड़ने के लिए दोनों फोर्स के साथ उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी गोलीबारी होने के बाद बॉब सोनिया को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि विल एक निहत्थे रेड हैंड के मेंबर को भगा देता है। हालांकि सोनिया तो पकड़ी गई है। वहाँ लेबर कैंप में दिखाते हैं तो माया ब्रेन से स्नाइडर का की कार्ड चोरी करने के लिए कहती है ताकि वो लोग इस पूरे शिपमेंट को तबाह कर पाए। ब्रायन बिल्कुल ऐसा ही करता है और स्नाइडर को झूठी खबर देता है कि इस टाइम कुछ लोग यहाँ से भागने वाले हैं। एंड इसके बाद हमको ब्रूस को दिखाया जाता है जिससे मदद मांगने के लिए कैटी उसके पास आई हुई है। वो मैडी के पास से चुराई फाइल ब्रूस को देते हुए कहती है कि इस पॉपुलेशन डेटा में ब्रायन भी है, उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा ये फाइल तुम्हारे किसी काम आती है तो तुम यूज कर सकते हो। एंड फिर ब्रूस एक ऑडियो इंजीनियर से मिलता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये आवाज किसी तरह का काउंटडाउन है। और साथ ही जब वो कैटी की दी हुई पॉपुलेशन डेटा की फाइल ओपन करता है तो उससे ये साफ हो जाता है कि एलए ब्लॉक से लोगों को फैक्ट्री भेजा जा रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्लॉक से हर कोई खत्म नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ के लोग बस लेबर फोर्स ही हैं और ये जो काउंटडाउन है वो ब्लॉक के लोगों को खत्म यानी कि
उनके एक्सटेंट होने का काउंटडाउन है। इधर सोनिया को बॉब पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है, जो कि विल से देखा नहीं चाहता और वो उसको रोक देता है। फिर वो प्यार से सोनिया से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। जवाब आता है कि मैं नहीं जानती, मेरा काम बस लोगों को प्यार से जाल में फंसाकर उन्हें रेड हैंड में रिक्रूट करना था। इतना कहने के बाद वो बेहोश होने लग जाती, तो विल उसके हाथ खोल देता है और यहाँ मौका पाकर सोनिया साइनाइड खाकर अपनी जान दे देती है। एंड फिर इस चीज के लिए विल को बेनेट से काफी सुनना भी पड़ता है कि तुम्हारी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। अब लेबर कैंप में मौका देखकर स्नाइडर के कार्ड की मदद से ब्रायन और माया शिपमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां माया बॉम्ब को डेटोनेट करने में लगी होती है, ताकि जब एलियन शिप ये लोगों से भरे कैप्सूल्स लेने आए तो उसे माया तबाह कर दे। पर यहाँ ब्रायन का सामना वार्डन से हो जाता है, लेकिन तभी ब्रायन का दोस्त उसकी जान बचा लेता है और वो पीछे से आकर वार्डन को मार भी देता है। इसके बाद रात को जैसी एलियन शिप कैप्सूल्स लेकर टेक ऑफ करती है, उसे माया का बॉम्ब उड़ते ही तबाह कर देता है। एंड ये धमाका पूरा ब्लॉक देखता है, और अब क्योंकि इन्होंने एलियन के साथ छेड़खानी कर ली है तो बस अब लेबर कैंप वाले तो बचने वाले हैं नहीं। ब्रायन को माया के दोस्त से पता चलता है कि माया ने इस काम को करने के लिए अपनी जान दे दी है, और ये बात सुनकर ब्रायन काफी दुखी भी होता है। दूसरी तरफ काउंटडाउन और ब्लॉक की पॉपुलेशन कम होने के बारे में कैटी विल से बताती है, जो कि एक्चुअली में उसको ब्रूस नहीं बताया था। अब इस पर विल कहता है कि हमें अपने परिवार को बचाने के लिए इस ब्लॉक को छोड़ना होगा। फिर विल कैटी से पूछता है कि ये काउंटडाउन कितने टाइम का है। कैटी जवाब देती है कि 2 साल 3 महीने और 9 दिन। इसके साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम गवर्नर जनरल हेलन को देखते हैं, जो कि एलियन शिप के तबाह होने के बारे में अपने ऑफिशियल से बात कर रही होती। वो चाहती थी कि इस घटना के चलते जल्द से जल्द एलए ब्लॉक को अपने अंडर में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उसके इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया जाता है। पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वो शिप का धमाका पिछली रात बस एक छोटा सा टेस्ट था, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ विल के सीनियर को पता चल जाता है कि जहां से सोनिया को पकड़ा गया था, वहां से रेड हैंड ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम एमेट है वो भाग गया था। एंड ये वही लड़का है दोस्तों जिसको विल ने उस समय छोड़ दिया था। अब इस पॉइंट पर इनको एमेट को पकड़ना है कैसे भी करके। तो इस बार बेनेट उसे पकड़ने का काम बॉब को देता है और विल से कहता है कि तुम उस जगह जाकर और छानबीन करो जहां पर तुमने सोनिया को पकड़ा था। कैटी भी ब्रूस से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाती है, जहां वो उसे एमेट के बारे में बताती है कि असल में विल एमेट को बचाना चाहता था क्योंकि उसे रेड हेड भी मार देगा और रेड हैंड वाले भी। अभी वो कहां पर छिपा हुआ है ये सिर्फ हेंसे को पता है। और दोस्तों हेंसे असल में रेजिस्टेंस और ऐसे ग्रुप्स के लोगों की मदद करता है। एंड साथ ही उसे इस गॉन्टलेट के बारे में भी काफी जानकारी होती है। इस कारण से गॉन्टलेट को लेकर कैटी के साथ ब्रूस हेंसे से मिलने चला जाता है। और ये बात विलियम और मॉर्गन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही गॉन्टलेट था। विलियम मॉर्गन को समझाता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ब्रूस को मारकर उसे रेड हेड के हवाले करके अपनी जान बचानी है, नहीं तो इस जगह सब मारे जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। सीन लेबर कैंप की तरफ मुड़ता है, जहां स्नाइडर को पता चल जाता है कि ब्रायन ने उसका की कार्ड चोरी कर माया की मदद की थी। वो ब्रायन से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है, ये करके तुमने अपनी और इस पूरे लेबर कैंप की जान को खतरे में डाल दिया है। वो एलियंस जिनको रैप कहा जाता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो पल भर में इस पूरे लेबर कैंप को मिट्टी में मिला देंगे। पर अगर तुम मुझे बता दो कि इसमें और कौन कौन शामिल था तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाएगी। ब्रायन भी मजबूरी में होता है और वो माया के सभी साथियों के नाम उसको बता देता है और स्नाइडर ब्रायन की आंखों के सामने उन सभी लोगों को गोली मार देता है। ये देखकर ब्रायन काफी ज्यादा रोता भी है। इस तरफ कैटी और ब्रूस हैंसी से मिलकर उसे गॉन्टलेट और बाकी डेटा दे देते हैं ताकि वो सेफ रह सके और हैंसी और भी चीजों का पता लगा पाए। बदले में हैंसी फिर कैटी को एमेट का पता बता देता है। असल में हुआ ये था कि एमेट की मदद हैंसी ने छिपने में की थी और वो इस वक्त सेफ हाउस में होता है। यहाँ विल भी सोनिया जहाँ पर पकड़ी गई थी वहाँ पहुँच जाता है, तो उस जगह उसको कारेन नाम की एक औरत मिलती है जो कि सोनिया की माँ है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। फिर विल उसको सारी सच्चाई बता देता है कि सोनिया असल में मर चुकी है और ये जानकर कैरन काफी रोती है। इधर बॉब भी सर्विलेंस की मदद से एमेट कहाँ पर छिपा हुआ है ये पता लगा लेता है। एंड इस तरफ कैटी को विल से पता चलता है कि एमेट के बारे में बॉब जान गया है और वो किसी भी पल उसको पकड़ने आ सकता है। तो कैटी ब्रूस के साथ एमेट को बचाने जाती है। वो उसे सब कुछ जल्दी से समझाकर भागने को कहती है क्योंकि रेड हेड सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। कैटी भी एक कबर्ड में छिप जाती है, जिस दौरान रेड हेड एमेट को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर जाते हैं। इसके बाद कैटी घर चली जाती है और ब्रूस जब अपने अड्डे पर पहुंचता है तो विलियम उस पर गन तान देता है, जिसमें गोलियां नहीं होती एक्चुअली। और फिर पता चलता है कि मॉर्गन ने विलियम को धोखा दिया था क्योंकि मॉर्गन को ब्रूस पर पूरा भरोसा था और उसकी मदद से ही अब ब्रूस की जान बची है। यहाँ इस पॉइंट पर ब्रूस को ना चाहते हुए भी विलियम को मारना पड़ता है। दूसरी तरफ लेबर कैंप में हेलन खुद स्नाइडर को लेने आती है क्योंकि इस जगह को कभी भी एलियन मिट्टी में मिला सकते हैं।
पर स्नाइडर जाने से पहले अपने साथ ब्रायन को भी लेकर जाता है। दिन के निकलते ही सच में लेबर कैंप एक धमाके के साथ मिट्टी में चला जाता है और ये देखकर ब्रायन फिर से काफी दुखी होता है। यहाँ एमेट की पूछताछ खुद बेनेट करता है। तब उसको एमेट बताता है कि मुझे सोनिया ने रिक्रूट किया था और साथ ही बताता है कि रेड हैंड के लीडर कोई और नहीं बल्कि सोनिया की मां कारेन है, जिससे अभी अभी विल मिलकर आया था। पर यहाँ एमेट ये नहीं बताता कि उस दिन उसके भागने में विल ने ही मदद की थी। अब जब कारेन को सोनिया के बारे में विल ने बताया था तो कारेन को लगता है कि विल के कारण ही उसकी बेटी मरी है। बस फिर क्या था, रेड हैंड के लोग विल को घेर लेते हैं, उस पर हमला करने लग जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर चार्ली, ग्रेसी और लिंडसे होते हैं और इनके घुसते ही वो लिंडसे को मार देते हैं और चार्ली ग्रेसी के साथ छिपा होता है। तभी वहाँ पर विल और कैटी पहुंच जाते हैं और लिंडसे की लाश और रेड हैंड की छाप देखकर वो सिचुएशन समझ जाते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी सभी रेड हैंड के आदमियों को शूट कर देते हैं और फिर विल इस तरह अपने दोनों बच्चों को बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर स्नाइडर ब्रायन को लेकर आ जाता है और उसे घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इधर विल डिसाइड करता है कि अब वो लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ सेफ कुछ भी नहीं है। पर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर ब्रायन की दस्तक होती है एंड उसको देखकर विल और केटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब इनका परिवार पूरा हो गया है और ब्रायन भी अपने भाई बहन को देखकर काफी खुश होता है। सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम दो पायलट्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम मारिया होता है। असल में ये दोनों रेजिस्टेंस ग्रुप की है और ये दोनों ब्रूस से मिलने के लिए दीवार के ऊपर से प्लेन के जरिए उड़कर जाने वाले हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि इनको एक ड्रोन देख लेता है जो कि प्लेन को हवा में देखते ही उस पर शूट करने लग जाता है एंड इस धमाके में एक पायलट मारा जाता है। मगर मारिया पैरासूट के जरिए बच निकलती है। उसकी वॉल के इस तरफ आने की खबर पूरे एलए ब्लॉक में फैल जाती है, जिस कारण मारिया बेनेट को जिम्मेदारी देती है कि जो पायलट उसके साथ था उसका पता लगाओ कि वो पूरा मर गया या जिंदा है। एंड इस केस पर बेनेट विल और बॉब को लगा लेता है। क्रैश साइट पर विल को एक रेडियो दिखता है जो कि जाहिर है ये रेडियो मरे हुए पायलट का ही है। अब उसको ये भी पता है कि इस रेडियो की दूसरी फ्रीक्वेंसीज मारिया के रेडियो से मैच करेगी, यानी कि वो मारिया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। एंड इस बारे में विल कैटी से भी शेयर करता है और अब ये दोनों साथ ही साथ ब्रूस का भी साथ देने का फैसला करते हैं क्योंकि इसमें विल की फैमिली की भलाई भी है। दूसरी तरफ बॉब को पता चल जाता है कि नोलन के घर से मैडी के जरिए कैटी ने पॉपुलेशन डेटा की फाइल चुराई थी, इसलिए वो बेनेट से बता देता है कि विल भी कैटी के साथ रेजिस्टेंस के लिए ही काम कर रहा था। बेनेट बॉब से इस बारे में और पता करने के लिए कह देता है तो बॉब एमेट से थोड़ा शक्ति से पूछताछ करता है। तब वो बॉब को बताता है कि मुझे आप लोगों के आने से पहले एक औरत ने बचाने की कोशिश की थी। एंड बॉब को कैटी की एक तस्वीर भी मिल जाती है जिन सबको वो सबूत बनाकर बेनेट के सामने पेश करता है और अब बेनेट भी उसे विल की जासूसी और जरूरत पड़ने पर उसे अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। इस पूरे सिनारियो में कैटी और ब्रूस हेंसे से पायलट मारिया के बारे में पूछने के लिए जाते हैं, पर हेंसे को तो रेड हैंड वालों ने पहले ही मारकर वो गॉन्टलेट भी चोरी कर लिया है और शायद मारिया भी उसे गॉन्टलेट के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो एलियन टैग के खिलाफ काम कर रहे हैं जिसमें गॉन्टलेट उनकी काफी मदद कर सकता है। उनकी तैयारी आखिरी जंग की होती है जो वो रैप यानी कि उन एलियंस के खिलाफ लड़ेंगे। इधर विल जब ब्रूस और कैटी से मिलने जा ही रहा होता है उससे पहले उसे रेड हेड वाले पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर विल के घर पर भी रेड हेड वाले पहुंच जाते हैं और उसके तीनों बच्चों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, जिसका पता जैसे कैटी को लगता है तो वो ब्रूस के साथ मिलकर रेड हेड के सोल्जर्स को मारते हुए अपने बच्चों को फाइनली बचा लेती है। अब ये सभी एक सिवर से होते हुए किसी बंकर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर विल को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बेनेट से बताता है कि मैं ब्रूस के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, पर मैं आपको पायलट के बारे में बता सकता हूँ। विल रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं हेंसे के लिए काम करता हूँ एंड इस तरह विल मारिया से मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पर उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचते विल बॉब के डर से कांच की बोतल से वार करके भाग जाता है और मारिया के साथ रेड हेड के चुंगल से आराम से निकल जाता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और मारिया की मुलाकात ब्रूस से करवाता है। मारिया यहाँ पर ब्रूस को बताती है कि वो यहाँ उसकी गॉन्टलेट लेने आई है। नेक्स्ट सीन में हमें सैन फ्रांसिस्को ब्लॉक को दिखाया जाता है जहां पर कुछ अनजान लोग एक आदमी को मारकर उसको एक एलियन कैप्सूल या फिर आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग पॉड उसमें डालकर लेकर जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं, इन्होंने किसे किडनैप किया है और उसको स्लीपिंग पॉड में लेकर क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सारे जवाब हमको आगे कहानी में मिल जाएंगे। अब कहानी मैडी की तरफ मुड़ती है जिससे मिलने के लिए उसकी बहन कैटी आई हुई है जो कि उसे आखिरकार बता ही देती है कि मैंने ही उस दिन चोरी से पॉपुलेशन डेटा चोरी किया था और अब ये बात रेड हेड वालों को पता लग गई है तो शायद हो सकता है कि ग्लोबल अथॉरिटी वाले तुमसे पूछताछ करने आए। तो अगर तुम चाहो तो नोलन को छोड़कर हमारे साथ चलो क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो तुम्हें धोखा देने में एक पल भी नहीं सोचेगा। शॉर्ट में कहें तो वो तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि जरूरत पड़ी
तो वो तुम्हारी कुर्बानी देने से भी नहीं कतराएगा। यहाँ कैटी के इस प्रस्ताव को मैडी तुरंत ठुकरा देती है क्योंकि उसे नोलन पर भरोसा होता है, लेकिन उसका यह भरोसा तब टूट जाता है जब सच में ग्लोबल अथॉरिटी वाले मैडी से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। वो मैडी से कहते हैं कि आपको जब पता चला कि आपकी बहन ने डेटा चोरी किया तो आपने अथॉरिटी को ये क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आप भी अपनी बहन के साथ मिलकर रेजिस्टेंस का साथ दे रही हैं। दूसरी ओर माया को दिखाते हैं तो वो बताती है कि तुम्हारे पास जो गॉन्टलेट है वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है और हमारे ग्रुप में कोई है जो इस एलियन टैग को अच्छे से समझता है। बस हमें रेड हैंड से वो गॉन्टलेट लेकर वापस दीवार के उस पार जाना होगा। इस पर ब्रूस कहता है कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे और उस शख्स से मिलेंगे, लेकिन वॉल को पार करना आसान नहीं होगा। तब विल कहता है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कैटी, ब्रूस और विल साथ में उस आदमी के पास जाते हैं जो कि असल में वॉल के गेटवे सिस्टम का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उससे विल गेटवे के सिक्योरिटी पार करने का रास्ता पूछता है। फिर विल के थोड़ा धमकाने के बाद वो आदमी बोल देता है कि गेटवे पार करना इतना आसान नहीं है। अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया तो आगे जाकर एक खास ऑफिसर तुम्हें पकड़ लेंगे। गेटवे से पास करने के लिए गवर्नर जनरल तक की 3 बार चेकिंग और स्कैनिंग की जाती है। उन ऑफिसर्स को ब्लैक जैक कहा जाता है। अब ये ब्लैक जैक कौन है ये मुझे नहीं पता। इस पर विल बताता है कि ये ब्लैक जैक्स असल में गवर्नर, डेप्यूटी प्रॉक्सी और प्रॉक्सी जनरल से भी ऊपर होते हैं। सीन यहाँ से कट होकर स्नाइडर पड़ जाता है जो कि बेनेट से मिलने के लिए आया हुआ है। वो बेनेट को बताता है कि गवर्नर जनरल ने खुद मुझे ऑर्डर दिया है, अब से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो अब से हर ऑर्डर और हर काम तुम मेरी परमिशन से करोगे, साथ ही मुझे रिपोर्ट भी करोगे। इस तरफ नोलन पर डेटा लीक होने की वजह से प्रेशर पड़ रहा होता है क्योंकि अब इस चीज में ग्लोबल अथॉरिटी इंटेलिजेंस के साथ ब्लैक जैक्स भी शामिल है, तो नोलन पर दोगुना प्रेशर होता है। वो मैडी से अकेले में बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक बेटा भी है और तुम इस चीज में अपनी बहन की वजह से फंसी हुई हो। अगर तुम कैटी, ब्रूस और विल को पकड़वाने में मदद करो तो तुम्हें इन सब से बाहर निकलवा लूंगा मैं। वैसे भी तुम्हारी बहन ने जब तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम? एंड इस पॉइंट पर मैडी अपने बच्चे की खातिर नोलन की ये बात मान जाती है और जाकर कैटी को कांटेक्ट करने का सिग्नल देती है। यहाँ विल उससे भी कहता है कि देखो ये किसी खास तरह का ट्रैप हो सकता है, लेकिन कैटी का कहना होता है कि अगर मैडी सच में मुसीबत में हुई तो क्या होगा, हमें उसको बचाने के लिए जाना होगा। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि अब इन तीनों के पीछे रेड हेड के साथ साथ ब्लैक जैक्स और अथॉरिटी इंटेलिजेंस भी है। कैटी एक जगह से फोन के जरिए मैडी से कांटेक्ट करती है और इस फोन को ट्रैक भी किया जा रहा होता है। मैडी कैटी से कहती है कि ब्लैक जैक्स मेरे लिए आए थे लेकिन मैं नोलन के साथ भाग निकली और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर कैटी भी कह देती है कि हम वहीं पर मिलेंगे जहां तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी थी। अब मैडी ऐसा चाहती तो नहीं थी लेकिन उसने कैटी को फंसा दिया। हालांकि इस चीज के लिए कैटी, ब्रूस और विल तैयार थे। उनको लग रहा था कि हो ना हो वहां पर कोई मुसीबत आ जाए। इसी बीच एक एसयूवी कैटी का पीछा करती है। फिर थोड़ी चेसिंग के बाद विल, कैटी, ब्रूस और ब्लैक जैक सोल्जर्स के बीच गोलीबारी भी होती है। एंड इस पॉइंट पर ब्रूस एक गाड़ी लेकर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी विल देखता है कि एक ड्रोन उस गाड़ी को उड़ाने के लिए आ रहा है। वो ब्रूस को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और कैटी के साथ निकल जाता है और जैसे ब्रूस निकलता है ड्रोन पूरी गाड़ी को उड़ा देता है। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि ब्लैक जैक्स इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इंसान इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। बंकर में लौटने के बाद ब्रूस विल से बताता है कि ब्लैक जैक्स की गाड़ी में कुछ लोगों के साथ तुम्हारा भी पूरा बायोडेटा था, मतलब कि वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं, नहीं तो भला तुम्हारी प्रोफाइल उनकी गाड़ी में क्यों होगी? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? एंड इस बात पर माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है दोस्तों, लेकिन कैटी दोनों के बीच होने वाली बहस को रोक देती है। अब जब ये लोग इस चीज में बिजी होते हैं ना, तभी ब्रायन चुपके से माया की माँ से मिलने के लिए जाता है और उनको सब कुछ बता देता है। वहाँ से उसे कैरन का पता मिलता है और एक क्लब का बाउंसर बैरन को कैरन से मिलवा देता है, जो कि रेड हैंड की लीडर है और वो ब्रायन को रेड हैंड में शामिल भी कर लेती है क्योंकि ब्रायन ने माया के साथ मिलकर वो सब कुछ किया जो कोई नहीं कर पाया था। अब ब्रायन रेड हैंड का हिस्सा बन गया है तो वो रेड हैंड के कुछ लोगों के साथ ग्रीन जोन में दाखिल होता है। असल में ग्रीन जोन में वीआईपीज, मेड, कुक और गार्डनर जैसे बाहर के लोगों को बुलवाकर काम करवाते हैं। तो ब्रायन भी गार्डनर बन के ग्रीन जोन में घुस जाता है जहां पर एक आदमी सभी रेड हैंड के लोगों को हथियार देता है। असल में इन लोगों का प्लान ग्रीन जोन में वीआईपीज के घर में घुसकर उन्हें मारने का होता है। ब्रायन अपने एक साथी के साथ एक घर में घुसता है जिसमें दूसरे ब्लॉक से आए एम्बेसडर होते हैं। वहां घुसते ही कोई ब्रायन के साथी को गोली मार देता है और ये देखकर ब्रायन की हालत एकदम से खराब
इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जिसे चार्ली बताता है कि ब्रायन हर रात सबके सोने के बाद उठकर बाहर जाता है। एंड ये जानते ही विल ब्रायन के सामान को तलाश लेता है और उसे माया की एक स्केच मिलती है। अब अगर ब्रायन बाहर पकड़ा जाता है तो इनके पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। इसलिए विल ब्रायन से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके लिए तुम हम सबकी जान को रिस्क में डाल रहे हो। तब ब्रायन जवाब देता है कि ये लड़की मर चुकी है, मैं बस उसकी माँ से मिलने जाता हूँ। उसका नाम माया था और वो लड़की मुझे लेबर कैंप में मिली थी। वहाँ उसने मेरी बहुत मदद की, पर एक दिन चोरी करने की वजह से गार्ड ने उसको गोली मार दी। यहाँ साफ साफ ब्रायन विल से झूठ बोल रहा है दोस्तों। ब्रायन विल से कहता है कि अब आपको आखिर समझ में आ गया होगा ना कि हमें उनसे लड़ना होगा। लेकिन विल जवाब देता है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं जीतनी, मैं तुम लोगों के साथ इस ब्लॉक से निकलने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अपने परिवार को सेफ रखना ही मेरा मकसद है। एंड इसके बाद रात में विल देखता है कि सबके सो जाने के बाद ब्रायन कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। इधर मैडी घर में अपने बेटे के साथ होती है, तभी उसको गोलियों की आवाज आती है और ये वही टाइम होता है जब ब्रायन ने रेड हैंड के लोगों के साथ मिलकर ग्रीन जोन पर हमला किया था। मैडी काफी डरी भी होती है, तभी दरवाजे पर ब्रायन की दस्तक होती है और मैडी के दरवाजा खोलने पर वो उसको बताता है कि आप मेरे साथ चलो, शायद यहाँ पर हमला हुआ है। मैं अभी अभी लेबर कैंप से बाहर आया हूँ, उन लोगों ने मुझे घर भी छोड़ा पर वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ ब्रायन अपने परिवार की बात कर रहा है दोस्तों, और जाहिर है यहाँ भी उसने मैडी से झूठ बोला है। वो मैडी को कार से ग्रीन जोन के बाहर चलने के लिए कह देता है। मैडी भी अपने बेटे को लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि रेड हेड के सोल्जर्स रेड हैंड के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। साथ ही मैडी की कार रोककर एक सोल्जर भी सब कुछ डिटेल में बता देता है और ये सुनते ही मैडी को ये समझने में देर नहीं लगती कि ब्रायन रेड हैंड के लोगों के साथ ग्रीन जोन में आया है, जहां आने के लिए एक आईडी लगती है। ये सारी बात समझकर वो ग्रीन जोन से बाहर निकलने के बाद ब्रायन को डांट कर गुस्से में गाड़ी से उतरने के लिए कह देती है। ब्रायन भी चुपचाप गाड़ी से उतर जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कहानी में आगे चलते हैं। सीन यहाँ से स्नाइडर की तरफ जाता है, जो कि सबसे पहले एम्बेसडर से मिलने के लिए जाता है, जो कि एलए ब्लॉक की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दूसरे ब्लॉक से आए थे और उनके रुकने का पूरा इंतजाम हेलन ने ही करवाया था। यहाँ स्नाइडर भी हेलन की बात कहने के लिए आया था, तो वो एम्बेसडर किंग से कहता है कि आपको एलए की प्रॉक्सी जनरल को हटाकर गवर्नर जनरल हेलन को इस ब्लॉक का पूरा कंट्रोल दे देना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सी जनरल यहाँ की चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और जवाब में एम्बेसडर स्नाइडर से कहता है कि देखो, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो एलए ब्लॉक के लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। एम्बेसडर का जवाब सुनकर स्नाइडर वहां से चला जाता है। फिर वो एक और वीआईपी से मिलने के लिए जाता है, जहां पर फायरिंग की आवाज को सुनकर वो जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन वहां पर उसको रेड हेड के सोल्जर्स बचा लेते हैं। अब स्नाइडर को तो कुछ हुआ नहीं था, तो हेलन उससे पूछती है कि ग्रीन जोन में अटैक हुआ है और एम्बेसडर मारा गया है, अब बताओ मैं कैसे इस ब्लॉक को अपने कब्जे में करूं। जवाब में स्नाइडर कहता है कि इस काम में हमारी मदद डेप्यूटी प्रॉक्सी नोलन करेगा, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद कैटी को दिखाया जाता है, जो कि रात में ब्रायन के जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी आहट होती है और वो देखती है कि ब्रायन वापस आ गया है। कैटी उससे आखिरकार पूछ ही लेती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, सुबह हो चुकी है और तुम्हें ढूंढने के लिए पहले भी तुम्हारे बाद निकला, फिर मॉर्गन और ब्रूस। ब्रायन इस पर रोते हुए अपनी माँ से सब कुछ बता देता है, मतलब कि लेबर कैंप से लेकर अब तक की पूरी कहानी। तभी विल वहां पर आ जाता है और वो ग्रीन जोन में रेड हैंड के हमले के बारे में बताता है, जिसमें ब्रायन भी गया था। विल ब्रायन से पूछता है, क्या तुमने किसी को मारा? तो ब्रायन कहता है कि कोशिश की थी पर मुझसे हुआ नहीं। अब ब्रायन ने ये सच बोला है या झूठ, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि सीन यहाँ से सीधे एम्बेसडर की तरफ मुड़ जाता है। ये वो समय था जब स्नाइडर उससे मिलकर चला गया था। ठीक उसके बाद ही एम्बेसडर के गेस्ट हाउस में ब्रायन रेड हैंड के एक मेंबर के साथ घुस आया था। हालांकि उन दोनों को घुसते हुए एम्बेसडर देख लिया, जिसके कारण उसने रेड हेड को भी बता दिया था और साथ ही गन लेकर इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एम्बेसडर ने ब्रायन के साथ वाले को गोली मारी थी, पर जब वो ब्रायन को मारने के लिए बढ़ा तो ब्रायन ने ही उसको गोली मार दी थी और एम्बेसडर की मौत हो गई। यहाँ ब्रायन ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। साथ ही उसने विल से भी बाद में झूठ बोला था कि मैंने किसी को नहीं मारा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे एम्बेसडर मरा, कैसे ब्रायन ने किसी को मारा। ये कहानी थोड़ा आगे पीछे करके है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ नोलन को लगातार उसके सीनियर का प्रेशर आ रहा होता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट करवा देना चाहिए ताकि उसको अपने किए की सजा मिले। नोलन को अपनी पोजीशन बचानी थी, तो वो सबसे पहले मैडी के बेटे को एक कैंप में भेज देता है और उसके बाद मैडी को रेड हेड के हाथों अरेस्ट करवा देता है। दूसरी ओर स्नाइडर को पता चलता है कि नोलन की गर्लफ्रेंड मैडी की वजह से ही पॉपुलेशन डेटा उसके सिस्टम से चोरी हुआ था, तो इस चीज का फायदा उठाकर वो प्रॉक्सी जनरल के खिलाफ
नोलन को उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन इस चीज के लिए नोलन साफ इनकार कर देता है। तो यहाँ पर स्नाइडर दूसरी गणित लगाता है। उसको पता था कि मैडी को नोलन के सारे काले कारनामे पता होंगे, तो वो उससे जाकर डील करता है कि तुम मुझे नोलन के बारे में बताओ और मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की मदद करूंगा। एंड अपने बेटे की खातिर मैडी मान जाती है। फिर उसके दीवी नोलन के काले कारनामों की लिस्ट के जरिए स्नाइडर नोलन को ही ब्लैकमेल करता है और उसे कुछ ऐसा बताने के लिए कहता है जिसकी मदद से प्रॉक्सी जनरल को हटा दिया जा सके। और फिर यहाँ खुद को बचाने के लिए नोलन स्नाइडर को वो सारी रिपोर्ट्स दे देता है जिसमें प्रॉक्सी जनरल ने ला में हुए टेररिस्ट अटैक्स की रिपोर्ट्स में सिर्फ आधी ही कैजुअलिटी और डेथ दिखाई थी। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके हेलन प्रॉक्सी जनरल को ब्लैकमेल करती है और उससे कहती है कि तुम इस पोस्ट पर रहो और मेरा साथ दो, तुम्हें सिर्फ पेन चलानी है, दिमाग नहीं। मतलब कि एक तरह से हेलन उसे अपना मोहरा बनाने के लिए कह रही है, जिसके लिए वो मान जाता है। और ऐसा होते ही हेलन सबसे पहले नोलन को अंदर करवाती है और फिर मैडी को उसका सामान वगैरह पैक करवा कर ग्रीन जोन के बाहर कर दिया जाता है। मैडी को ना तो उसके बेटे का पता बताया जाता है और ना ही वो वादा पूरा किया जाता है। बस स्नाइडर उसको फैक्ट्री में जाने से बचा लेता है। अब चलते हैं विल लोगों की तरफ। मारिया विल और ब्रूस से बताती है कि मैं गॉन्टलेट के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे पास एक रैप यानी कि एलियन है, उससे हमें काफी मदद मिल सकती है, तो हमें कुछ भी करके रेड हैंड से गॉन्टलेट लेना होगा। एंड इस पॉइंट पर कैटी रेड हैंड के लीडर से मीटिंग फिक्स करने के लिए ब्रायन की मदद लेती है, पर ये मीटिंग सही नहीं जाती क्योंकि कैरन ब्रूस को गॉन्टलेट लौटाने से मना कर देती है। हालांकि यहाँ कैरन का पीछा मॉर्गन का बी वाला ड्रोन कर रहा होता है जिससे उसके ठिकाने का पता चल जाता है। बस फिर क्या था, विल, ब्रूस, मारिया, मॉर्गन और कैटी रेड हैंड के ठिकाने पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन वहां पहुंचकर ये लोग कैरन सहित सभी लोगों को मार गिराते हैं, मगर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वहां से निकलते वक्त गोली लगने की वजह से मारिया मारी जाती है और ब्रूस खुद रुककर विल को भागने के लिए कह देता है। विल को भी कैटी और मॉर्गन को बचाना था तो वो उसकी बात मान लेता है। उधर ब्रूस पूरी तरह गिर चुका था। तभी ब्रूस एक ट्रांसमीटर टाइप चिप जो उसे ब्लैक जैक्स की गाड़ी में मिली थी उसे फेंक देता है और इसे फेंकते ही वहां ड्रोन्स आ जाते हैं और फिर वो रेड हैंड के सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। ड्रोन ब्रूस की तरफ बढ़ता ही है लेकिन उसे बिना कुछ किए चला जाता है। एंड ये बात ब्रूस को काफी हैरान कर देती है। ये चीज ब्रूस वापस जाकर विल और बाकी लोगों से शेयर करता है, जिस पर विल कहता है कि ऐसा ही मेरे साथ मोनिका ब्लॉक से वापस लौटते वक्त हुआ था। इस पर कैटी कहती है कि इसका पक्का उस फाइल से जरूर कुछ लेना देना है जो ब्रूस ने ब्लैक जैक्स की गाड़ी में देखा था। हो सकता है कि तुम दोनों का नाम किसी तरह की स्पेशल लिस्ट में हो, इसलिए दूसरे ड्रोन्स ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस ओर दिखाते हैं तो रेड हैंड पर हुए ब्रूस के हमले के बारे में स्नाइडर को बेनेट से पता चल जाता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो रात के वक्त हेलन के साथ अपना प्लान सक्सेसफुल होने की खुशी मना रहा होता है। तभी हेलन को एक फोन आता है जिससे उसको पता चल जाता है कि ला ब्लॉक को शेड्यूल कर दिया गया है। एंड अब ये बात सुनते ही पता नहीं क्यों हेलन काफी ज्यादा टेंशन में होती है, पर वो इस बारे में स्नाइडर से कुछ भी शेयर नहीं करती। अगले सीन में हमें मैडी को दिखाया जाता है जो सड़कों पर इधर उधर भटक रही है। तभी अचानक से वो देखती है कि शहर खाली करवाया जा रहा है, लोगों को बस में बैठाकर कहीं भेजा जा रहा है। अनाउंसमेंट के जरिए उसको पता चलता है कि ये इस ब्लॉक का टोटल रेंडिशन है, जिसके तहत इस ब्लॉक को खाली करवाकर सभी लोगों को सैन फ्रांसिस्को भेजा जा रहा है। अब इस भीड़ के साथ मैडी भी इस बस में बैठ जाती है। फिर इन लोगों को बड़ी सी चर्च जैसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर मैडी को अपने बेटे की याद आ जाती है, पर उसे वापस जाने को नहीं मिलता। और जब मैडी रेड हेड सोल्जर की बात नहीं मानती तो उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती है। ब्लॉक की इस हरकत के बारे में जानकर स्नाइडर भी काफी सरप्राइज होता है। वो इस बारे में हेलन से बात करने जाता है, पर इस पर वो कहती है मुझे कल ही रात को फोन पर ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, बट तुम चिंता मत करो, यूरोप में तुम्हें मैं प्रॉक्सी जनरल बनाऊंगी, साथ ही तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भी आएगी। यहाँ स्नाइडर अपनी बेटी के बारे में पूछता, वो कहती है कि तुम चिंता ना करो, उसे मैं बाद में भेज दूंगी, विश्वास रखो, उसको कुछ नहीं होगा। इधर ब्लैक जैक्स को गॉन्टलेट वापस चाहिए जिन्हें विल के ठिकाने का पता चल जाता है और कुछ ब्लैक जैक सोल्जर्स विल और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। इस गोलीबारी में मॉर्गन की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी लोग सभी ब्लैक जैक्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये जगह सेफ नहीं है तो ये लोग एक पुराने दोस्त के घर में पनाह लेते हैं, जहाँ पर विल फैसला करता है कि हमें बचने के लिए और इस ब्लॉक से निकलने के लिए स्नाइडर के साथ गॉन्टलेट का सौदा करना पड़ेगा। इस चीज के लिए पहले ब्रूस तो नहीं मानता, पर बाद में आखिरकार मान ही जाता है। अब हमें सस्पेंस में रखा जाता है, लेकिन जाहिर है इसमें भी विल का कोई प्लान ही होगा। आगे विल स्नाइडर से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है मैं ब्लैक जैक्स को गॉन्टलेट दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमको निकालना होगा। जिसके लिए स्नाइडर मान जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि हेलन उसे नहीं बख्शेगी
और उसको भी बाकी लोगों की तरह फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, ना कि सैन फर्नांडो। ये सब रैप्स के ऑर्डर पर ही हो रहा होता है, यानी एलियन के ऑर्डर पर। फिलहाल सबसे पहले स्नाइडर गॉन्टलेट का सौदा करने के लिए ब्लैक जैक्स के पास जाता है, पर इसके बदले उसने ब्लैक जैक्स से क्या मांगा ये नहीं दिखाया जाता। जाहिर है उसका भी अपना कुछ प्लान होगा। खैर, ये सब करने के बाद आखिर में वो ब्रूस और विल से मिलने जाता है, जहां वो दोनों को टोटल रिडेंशन का मतलब बताता है कि सभी लोगों को फैक्ट्री भेज दिया जाएगा, और उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे हेलन पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लोगों के साथ मैं भी आऊंगा। इसके लिए विल को मानना पड़ता है। फिर विल अपने परिवार के साथ इस ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए चला जाता है, क्योंकि ब्रूस यहीं रुकना चाहता था। वो कैटी से कहता है कि मेरी चिंता ना करो, मैं छिपने में एक्सपर्ट हूँ। कुछ देर के बाद स्नाइडर को लेने एक गाड़ी आती है, जिसमें 2 रेड हेड सोल्जर्स होते हैं। उन दोनों सोल्जर्स को गन पॉइंट पर लेने के बाद विल और कैटी उनके कपड़े पहन लेते हैं और फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगते हैं, जिसमें पीछे स्नाइडर और विल के बच्चे बैठे हुए थे। ब्रायन यहाँ स्नाइडर के साथ नहीं जाना चाहता था, पर क्या करे, मजबूरी थी। रास्ते में जाते वक्त एक सिक्योरिटी से तो स्नाइडर गाड़ी पास करवा देता है अपना कार्ड दिखाकर, मगर दूसरे सिक्योरिटी गेट पर ये लोग पकड़े जाते हैं। फिर वहां पर मौजूद रेड हेड सोल्जर्स को ब्लॉक खाली करवाने की असली सच्चाई विल बताता है, ताकि उन्हें ये लोग जाने दे। वो कहता है कि मेरी तरह आपकी फैमिली भी मुसीबत में है। तभी एक सोल्जर विल की बात कंफर्म करने के लिए सैन फर्नांडो कॉल करता है, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एंड इससे उन्हें विल की बातों पर यकीन हो जाता है और वो विल के साथ सभी को जाने देते हैं। इस सिक्योरिटी गेट से निकलने के बाद ये लोग नए ब्लॉक में एंटर कर जाते हैं। दूसरी ओर हम एलए ब्लॉक के लोगों को एक खुली जगह पर देखते हैं, जो शायद फैक्ट्री है, और उन्हें कई सारे ड्रोन्स में चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब ये देखकर विल समेत सभी की आंखों में पानी आ जाता है। स्नाइडर, जिसके पास गॉन्टलेट था, वो चुपके से एक डिवाइस ऑन करके उसे वापस रख लेता है। अब ये क्या था, ये तो हमें अगले सीजन में पता चलेगा, क्योंकि अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इसी के साथ दोस्तों, ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, लेकिन दोबारा देखेंगे आप।